चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, अध्याय 5 देख रहे हैं। रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, शासक और इमारतें। इसमें सबसे शुरुआती दौर में डिस्कशन है कुतुब मीनार का। ये एक यूनेस्को हेरिटेज है, बहुत सारे लोग इसको देखने आते हैं। ये जो कुतुब मीनार है, इसका नाम देखिएगा कुतुब है। कुतुब कुतुब इसमें ये अक्षर आया है, वर्ड आया बल्कि। कुतुब, यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने इसका पहला फ्लोर बनाया था। इसमें कुतुब मीनार में 5 फ्लोर हैं। कितने फ्लोर हैं? 5 फ्लोर हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? मोहम्मद गौरी जब हिंदुस्तान या फिर कहें कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए थे, तो वो अपने एक आदमी को छोड़ के गए थे यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी के लिए। तो ये जब वापस चले गए तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे और इन्होंने ही ये इसकी शुरुआत की। पहला फ्लोर, इसके 5 फ्लोर है, पहला फ्लोर तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। इसके बाद जितने बाकी फ्लोर है, इनको बता देता हूं मैं। इन्होंने ये जो बनाया है, इसके जस्ट बाद 1229 में जो इल्तुतमिश है, यहां जो आप चेहरा देख रहे हैं, इन्होंने बाकी फ्लोर कंप्लीट किए, बाकी 4 फ्लोर कंप्लीट किए। अब इसमें ऐसा रहा कि क्योंकि ये एक ऐसी कंस्ट्रक्शन है जो बिल्कुल सीधी खड़ी है, थोड़ी टेपर होती जाके, यानी नीचे से इसकी चौड़ाई ज्यादा है, ऊपर से इसकी चौड़ाई कम है। क्योंकि ये बिल्कुल सीधी इमारत है, तो अर्थक्वेक के कारण, लाइटनिंग के कारण, जैसे बिजली चमकती है या धरती हिलती है, उसके कारण जो नुकसान हुआ, उसको फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, पहले मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक और फिर इब्राहिम लोदी, इन सब ने इसकी मरम्मत कराई। अब यहां पर ये दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक परिसर है, उसमें है। और कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने, जैसे मैंने बताया, इसको बनाया था 1199 में, 1199 में, और 1229 में इसका इल्तुतमिश ने जो बाकी फ्लोर से वो कंप्लीट किए। अब हमें काफी चीजें यहां से पता चलती है। पहली चीज तो देखिएगा कि जो छज्जा है, छज्जा, पहला छज्जा, पहली जो बालकनी है, बालकनी इस तरीके से है। ये यहां पर अगर आप चित्र देख रहे हो तो आपके अंदर जाने की व्यवस्था है। अंदर जाएंगे यूं सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते आप यहां पर पहले फ्लोर पे आएंगे, ऐसे ही करके। तो ये जो अंदर की मैं चित्र दिखा रहा हूं आपको, अगर इसके अंदर जाएंगे तो ऐसा है। ये अंदर जाना नॉर्मल पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि लोग यहां पर चढ़ के फिर कूद रहे थे, यानी आत्महत्या कर रहे थे, तो इसलिए बंद कर दिया गया है। लेकिन यहां पर अगर आप फर्स्ट फ्लोर के नीचे इस जगह पे देखेंगे तो यहां कुछ इंस्क्रिप्शंस है। ये जो इंस्क्रिप्शंस है, देखिएगा, ये फारसी में नहीं है, ये अरबिक में है। किसमें है? अरबिक में। ये जरा इंपॉर्टेंट है। और पहले छज्जे के नीचे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंस्क्रिप्शंस है और वो भी अरबिक में है। और अरबिक में जो लिखा हुआ है उसमें काफी चीजें हमें पता चलती है। और यहां पर लिखना, पहली चीज तो आप समझ लीजिए कि इस जगह पे लिखना, यही अपने में कितनी बड़ी कलात्मक बात होगी। तो जो हम इमारतें समझने वाले और इन शासकों के बारे में समझने वाले हैं कि ऐसे नायाब चीजें बना दी गई उस जमाने में, राइट। तो अगर मैं 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच के बारे में बात करूं तो यहां पर 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाए गए। स्ट्रक्चर्स का मतलब यही होगा, जब भी मैं बात करूंगा, इमारत हो गई, चाहे वो इस तरीके की हो, चाहे वो घर जैसी हो, चाहे वो महल जैसी हो, चाहे वो आम पब्लिक के लिए बनाई गई हो, जो भी एक की बात करेंगे तो वो सब स्ट्रक्चर्स, या फिर हम कहेंगे उसको वास्तुकला कहते हैं बेसिकली उसको। तो स्ट्रक्चर्स जो 2 तरीके के बने, और ये जो 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स बने, उसमें मेन डिवीजन इस तरीके का था। जैसे ये स्ट्रक्चर है, तो पहला स्ट्रक्चर जो था, पहले टाइप के जो स्ट्रक्चर्स थे, वो सेफ थे, प्रोटेक्टेड थे और ग्रैंडियोस थे। सेफ यानी सुरक्षित, प्रोटेक्टेड संरक्षित, और यहां पर ग्रैंडियोस मतलब बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े थे। तो यहां पर यह है कि इन सब को बनाया किसने? जो किंग होगा, बादशाह होगा, उसने बनाया अपने लिए, अपने लोगों के लिए। जैसे फोर्ट्स हो गए, फोर्ट्स यानी किले, पैलेसेस हो गए, महल, गार्डन, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। गार्डन यानी बड़े बड़े इन्होंने बागीचे बनाए, और गार्डन रेसिडेंसेस यानी ऐसा रेसिडेंस
जहां पर बहुत बड़ा गार्डन हो और आपका यहाँ रेसिडेंस हो या यहाँ रेसिडेंस हो, इस तरीके की चीज बनाई जो अपने लिए बनाई। दूसरे टाइप के जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए वो थे पब्लिक के लिए, जैसे टेंपल हो गए, मॉस्क हो गई, टेंपल मतलब मंदिर, मॉस्क मस्जिद। टैंक बनाए उन्होंने, टैंक मतलब होता है एक ऐसा रिजर्वायर जहां पर पानी रखा जा सके, टैंक बनाए इन्होंने। वेल्स बनाए, वेल्स का मतलब ये होता है कि इस तरीके का, ये आप यहाँ पर ये जमीन के नीचे होता है और यहाँ से पानी निकालते हैं इसको किसी तरीके से, जैसे बाल्टी वगैरह से निकालते हैं। तो ये एक तो वेल्स बनाए इन्होंने। और एक कारवां सराइज, ये जो लिखा है इसे आए कैरावन सराइज मत पढ़िएगा, इसको कारवां सराय है। इसका मतलब होता है कि जैसे आजकल होटल होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर कोई व्यापारी आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है आपके क्षेत्र में, तो कहाँ रहेगा, तो कारवां सराय कह लीजिए इसको, रहने की जगह। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है बाजार। अब बाजार लोग खरीदेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे, तो उसके लिए बाजार इन्होंने बनाए। तो दो तरीके की इन्होंने आर्किटेक्चर, जितने भी हम राजाओं के बारे में बात करेंगे, अलग अलग समय पे अलग अलग राजा के बारे में बात करेंगे, उन्होंने बनाए। अब इसको केवल राजाओं ने भी नहीं बनाया, ऐसे मर्चेंट्स भी थे, यानी व्यापारी थे या ट्रेडर्स कहें, एमटी कर देता हूं इसको, इन्होंने बनाए। और इन्होंने भी टेम्पल्स बनाए, इन्होंने भी मॉस्क बनाए, यानी इन्होंने भी मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, वेल्स बनाए यानी कुएं बनाए। तो ये सारी चीजें इन्होंने भी बनाई। लेकिन जो इन बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके तो बड़े बड़े मैंशन थे, देखते हैं हम आजकल, है ना। तो उस जमाने में भी होंगे, जो बड़ा आदमी होगा वो बड़ी बड़ी सी हवेली बनाएगा। ये लेकिन हमको 18वीं शताब्दी के बाद ही मिलता है, इसके पहले अगर हुए होंगे तो वो हमें मिलते नहीं। इसमें क्लियर कहा गया है कि जो हवेली है, मैंशन मतलब ये है हवेली, जमींदार की हवेली, राजा या सरदार की हवेली, उस तरीके की चीजें हमको 18वीं शताब्दी के बाद ही मिली है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 750 और 700 से लेकर 1750 या फिर 1800 के बीच में बात कर रहे हैं हम। तो इस दरमियान इसके बाद ही ये बनी है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंजीनियरिंग स्किल्स और कंस्ट्रक्शन जो चेंज हुए, यानी जो प्रौद्योगिकी यूज हुई, इसमें इंजीनियरिंग यूज हुई, और जो कंस्ट्रक्शन यानी बनाने का जो तरीका था, इमारतों को बनाने का तरीका, या जो भी स्ट्रक्चर्स बने उनको बनाने का जो तरीका था, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो पहली चीज यहां पर एक शब्द आएगा जिसका नाम है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब पहले समझ लीजिए कि अगर आपकी ये पहला फ्लोर है, जैसे अगर आप, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ये रोड है मान लीजिए, और यहां पर आपका गेट है, तो ये जो पहला स्ट्रक्चर है, पहला फ्लोर है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम कहेंगे सुपर स्ट्रक्चर। अभी इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। तो अगर आप कोई भी मॉन्यूमेंट देखें, जैसे अगर यहां पर देखें, तो इस मॉन्यूमेंट को आप बता सकते हैं कि ये कर्व्ड है, आप देखिए कर्व शेप में बना हुआ है, और एंगुलर है। एंगुलर क्यों दिखे, यहां से एंगुलर, ये जो लकीरें आपको दिख रही है ना, ये जो लकीरें हैं, ये जो लकीरें आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे आपको बता रहे हैं कर्व्ड, यानी घुमावदार है, गोलाकार है, आयताकार है, या फिर कहें कि आयताकार नहीं, वृत्ताकार। और इसमें एंगुलर है, एंगल बने हुए हर जगह, ऐसे एंगल है, यू एंगल है। तो ये हम मॉन्यूमेंट देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है, मॉन्यूमेंट देख के ही बता सकते हैं। जैसे अगर आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपको घर बनाना हो, एक छोटा सा घर बनाना हो, किसी जगह आप गए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि ऐसे लकड़ी रखेंगे और उसके ऊपर यूं लकड़ी रख के आप घर बना देंगे, या फिर यूं, इसको थोड़ा 3D में बना देता हूं ताकि आप समझ जाए, या इसके ऊपर ऐसे लकड़ी रखेंगे, ऐसे बना देंगे, या फिर इस पर छप्पर डाल देंगे, या पत्थर रख देंगे, इन पे पत्थर रख देंगे, या टीन रख देंगे। ये तरीका तो होता है, बहुत आसान तरीके से बन जाता है। लेकिन यहां तक तो ठीक है, जब अगर आप इस कमरे को बहुत बड़ा कर दें, इस कमरे को, जैसे मान लीजिए 2 लोगों के रहने के लिए जगह है, अब यही 50 लोगों के लिए रहने की या बैठने की जगह हो, तब आप क्या करेंगे, तब आपको एक सुपर स्ट्रक्चर चाहिए होगा, यानी कि बहुत बड़ा रूम चाहिए होगा। उस बड़े रूम बनाने के लिए कुछ आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए, या आप इस विधा में पारंगत होने चाहिए। ओके, तो जब मैं 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में बात करता हूं, तो यहां पर क्या हुआ, जो घर थे या जो भी आर्किटेक्चर बन रहे थे, इसमें रूम्स मतलब कमरे, दरवाजे, डोर और खिड़कियां, विंडोज, ये बिल्डिंग्स में बहुत ज्यादा बनाई जाने लगी, बहुत ज्यादा बनाई जाने लगी। तो इसमें एक स्ट्रक्चर है जिसको मैं कहूंगा ट्रेबिएट या कॉर्बेल्ड, ट्रेबिएट या कॉर्बेल्ड। अभी जो ट्रेबिएट का मतलब ये होता है कि एक तो ये हो गया कि आपने, जैसे मैंने ये बताया आपको कि
आपको बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, यूं लकड़ी लगाएंगे और एक लकड़ी इससे फंसाते हुए चला देंगे, ऐसे करके इनके ऊपर ऐसे करके बना देंगे। ये आपका नीचे का स्ट्रक्चर हो गया। एक तो ये तरीका हो गया, है ना। यानी आप क्या कर रहे हैं कि तीन, जैसे 1 2 3, ये आपके तीन हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल बीम्स है, वर्टिकल कॉलम्स है, इनको कॉलम्स कहते हैं, इनको बीम कहेंगे। तो ये कॉलम है, यहां पर देखिए, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो यहां 3 कॉलम देख रहे हैं आप। इन कॉलम के ऊपर आप वर्टिकली, ये वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली आप इसके ऊपर ये रख देंगे, इसको बीम कहते हैं, ये कॉलम के ऊपर बीम रख देंगे। यानी खड़ा हुआ स्ट्रक्चर, लकड़ी का हो, चाहे आप ईंट गारे का कहें या पत्थरों का कहें, उसके ऊपर या तो बड़े बड़े पत्थर रख देंगे या यहाँ बड़ी बड़ी यहां पर लकड़ियां रख देंगे। ये एक तरीका हो गया, इसको हम ट्रेबिएट या फिर एक और नाम है इसका, कॉर्बेल्ड आर्किटेक्चर कहते हैं, याद रहेगा। अब ये जो ट्रेबिएट और 8वीं, बता दूं, 8वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में ये जो ट्रेबिएट स्टाइल है, ये कई टेम्पल्स के लिए या कहें मंदिरों के लिए, मस्जिद के लिए, मॉस्क के लिए, टॉम होता है मकबरा जहां पर किसी को दफनाया जाता है। तो जो बड़े बड़े लोग थे उनको दफनाया जाता था, एक तो ये चीज हो गई। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स थी, इमारतें, उनके लिए ये बनाया गया। और एक और चीज थी जिसे हम कहते हैं बावड़ी। बावड़ी क्या होता है, वैसे ये बावलीज है, बावली बोलते हैं इसको, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आप कहीं जाएंगे तो वहां बावड़ी बोला जाएगा, अपभ्रंश है उसका। वैसे इसको कहेंगे आप बावलीज। बावलीज क्या होता था, बावलीज इस तरीके से होती थी, मतलब सीढ़ियों का स्ट्रक्चर। मान लीजिए आप यहां खड़े हैं और पानी यहां पर जमा हो गया। ये खासतौर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है ना, पानी को जमा करके जब गर्मी का समय आए, जब उसकी इस्तेमाल का समय आए, तब उसे यूज करें। तो यहां पर आप क्या है कि कभी कभी ये तो खुले में होता था, कभी कभी ये इस तरीके से क्लोज में भी होता था। तो यहां पर आप ट्रेबिएट या कौन सा यूज करेंगे, कॉर्बेल्ड आर्किटेक्चर यूज करेंगे। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल में देखिएगा कि ये जो मस्जिद है, ये है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। ये 12वीं शताब्दी, मतलब 1150 के बाद की बात मैं कर रहा हूं। इसमें देखिएगा ये बेस है और इसके ऊपर ये सीधा रखा हुआ है। ये देखिए, ये सीधा, ये मतलब ये वर्टिकल है, इसको हम कॉलम कह रहे हैं, और ये इसके ऊपर बीम रखा गया है। फिर तो ये आर्किटेक्चर बना ही दिया गया है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है यहां वाला, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इसको हम ट्राइबिएट या कॉर्बेल्ड कह रहे हैं। ठीक, अब एक और चीज यहां पर हुई, 2 तरीके की टेक्नोलॉजी या ये कहें कि स्टाइल, जो कलाकारी हो रही है, उसमें 2 तरीके के डेवलपमेंट हुए 12वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं। पहली चीज तो ये है कि यहां पर एक आर्क्यूएट स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, आर्क्यूएट स्ट्रक्चर। ठीक, ये आर्क्यूएट स्ट्रक्चर क्या था, इसमें देखिए क्या किया हमने कि ये तो बेस बना दिया इसका, ये बेस बना दिया। यहां पर हमने रखे पत्थर, ऐसे पत्थर रखे। ठीक, और यहां पर हमने एक बीच में ऐसी चीज फंसा दी। देखिए इसका जो बनाएंगे ना, उसको ऐसे बनाएंगे, इसमें यूं फंसा दिया इसको। ये पत्थर जो है जिसको फंसा दिया, इस कारण से इसको हम कहते हैं की स्टोन, इसको कहते हैं की स्टोन। जब हमने इसमें फंसा दिया तो यहां जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, वो एक तरीके से इसके फंसाने के कारण ये सब जम गए, ये सब जम गए। अब आपको थोड़ा पिक्चर से बताता हूं ताकि आप थोड़ा अच्छे से समझ पाए इसको। इसमें क्या है, यहां पर आपने क्या कहा, जो भी आपका बेस था, फिर आपने यहां पर क्या किया, ये इस तरीके से पत्थर लगाए, या जो भी आपको कंटेंट लगाना है, पत्थर हो, ईंट हो, वो आप लगाइए यहां पे। उसके बाद लगाने के बाद यहां पर जो बीच का जगह है, यहाँ फंसा दीजिए इसको, कुछ ऐसे जैसे लकड़ी नहीं फंसा देते कहीं किसी जगह, या पत्थर फंसा देते हैं किसी चीज को रोकने के लिए। तो ये बेकायदा इसका एंगल देखिएगा आप, ऐसा फंसाया गया कि अगर मैं इसको निकालूं तो ये भरभरा के गिर जाएगा। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है इंद्रधनुषी, इसको कहते हैं चापाकार। इसका हिंदी में नाम होता है चापाकार या इंद्रधनुषी। आप देख रहे हैं हाफ सेमी सर्कल है। तो इसे, ये एक तो आर्क्यूएट स्ट्रक्चर है, जिससे क्या हुआ कि जो भी मंदिर या मस्जिद जो बनने लगे थे, उनके शुरुआत में आप जैसे एंट्री करेंगे, अभी मैं आपको बहुत सारी दिखाऊंगा, जैसे ये भी देख लीजिए ना, ऐसे इसे आर्क्यूएट स्ट्रक्चर कह रहे हैं। ये आर्क्यूएट स्ट्रक्चर है, ये बनाने लगे। दूसरा ये है कि यहां पर लाइमस्टोन सीमेंट, इसका उपयोग बढ़ गया।
मतलब ये जो लाइमस्टोन सीमेंट है ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सीमेंट था। इसमें मिलाते क्या थे, इसमें मिलाते ये थे कि बहुत पत्थर, छोटे 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 ऐसे पत्थर लेते थे, स्टोन चिप्स कहेंगे, और फिर इसको मिला के इसको आप जो कंक्रीट है उसके साथ मिला के एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाते थे। तो इससे क्या होता था कि पहले जो छोटी चीजें बनती थी, छोटे इमारत बनते थे, अब बड़ी से बड़ी इमारतें बनाई जा सकती थी। ये क्लियर हो गया? आपको यहां पर एक चित्र में आपको और दिखाना चाहूंगा, वो चित्र इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये अकबरनामा से एक चित्र लिया गया है। इसमें आगरा फोर्ट, आगरा का जो किला है उसमें एक पानी, वाटर गेट कहते हैं इसको, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। तो वो सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आप हाई क्वालिटी सीमेंट की बात करें, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट जिसमें छोटे छोटे पत्थर, कंक्रीट इसको मिलाया गया और ये स्ट्रक्चर बनाया गया इस तरीके का। तो ये यहाँ का बकायदा हमको, हमारे पास एग्जाम्पल है कि ऐसा हुआ था। अब अगली जो डिस्कशन है वो है बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक। तो हुआ ये, इसमें कई लोगों का नाम आने वाला है, तो जिन जिन का नाम आने वाला है मैं आपको बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कि जो टेम्पल्स थे यानी मंदिर और जो मस्जिद है ये बहुत शानदार तरीके से बनाए गए, क्योंकि ये जगह थी भक्ति की, ये जगह थी पूजा की। यहां पर बड़े से बड़े राजा हो, छोटे से छोटा आदमी हो, पूजा करने के लिए आता था, तो इसके लिए इसको बनाया गया था। एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कि जैसे कोई राजा है, एक राजा है, ये बनाता था एक मंदिर या मस्जिद या जो भी बड़ी जो वर्शिप की जगह है, वो बनाता था अपना पावर दिखाने के लिए। देखिए मेरे पास कितना पावर है, मेरे पास कितना वेल्थ है, कितना पैसा है मेरे पास। और खास तौर पे जो इसकी डाइटी होंगे, यानी जो भी भगवान को मानता होगा, उसके डिवोशन के लिए, उसकी भक्ति के लिए, उसके कहें संरक्षण में रहने के लिए, डिवोशन ऑफ द पेट्रन, जिसके लिए भी उसकी भक्ति थी, उसको दिखाने के लिए मेन चीज ये बनाई जाती थी। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं तो यहां पर देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो मंदिर है इसको कहते हैं राज राजेश्वर टेम्पल। कौन सा टेम्पल हो गया? राज राजेश्वर टेम्पल, RRT लिख रहा हूं। अब इसको अगर देखा जाए, इसमें जो इंस्क्रिप्शन है, बाकायदा दर्ज है चीजें, इसको जो बनाया गया है उसको बनाया था किंग राज राज देवा, राज राज देवा, RRD कर देता हूं, राज राज देवा ने इन्होंने बनाया था अपने भगवान के लिए। ये भगवान आपके दिख रहे हैं। तो ये जो राज राजेश्वरम जगह है, वहां पर फिर से समझिए, राज राज देवा ने बनाया एक मंदिर। वैसे तो उन्होंने कई मंदिर बनाए थे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, राज राजेश्वर टेम्पल। और कहां बनाया? राज राजेश्वरम में, राज राजेश्वरम में वहां बनाया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, राज राजेश्वर, राज राजेश्वरम, राज देवा, सबके नाम एक जैसे, सारे ऑलमोस्ट एक जैसे लग रहे हैं ना। नाम एक का मतलब ये है कि राजा अपने आप को बताना चाहता था कि वो ईश्वर का ही रूप है, और खास साथ में उसकी भक्ति थी भगवान के लिए, इसलिए भी वो नाम यूज करता था। यहां पर क्लियर दिया हुआ है कि पहली चीज तो ये है कि रूलर और गॉड, मतलब जो किंग है, रूलर, और जो गॉड है वो एक है। वो दिखाना चाहता था भगवान को, मैं भगवान जैसा हूं। और गॉड का, भगवान का नाम इसलिए वो ऐसे रखते थे, या फिर भगवान का नाम और अपना नाम एक जैसा होता था, ताकि वो अपीयर लाइक अ गॉड, भगवान की तरह दिखाई दे, लोग उन्हें भगवान समझे। तो आप देखेंगे कि एक तरीके से एक गॉड राज राज देवा, दूसरे गॉड राज राजेश्वरम, इनकी पूजा कर रहा है या इनको मान रहा है। होता यह था कि जैसे मान लीजिए ये राजा है, ये भगवान है, इनके साथ इनके मंत्री है, भगवान के साथ छोटे भगवान है। जैसे हिंदू धर्म में 30 करोड़ से भी ज्यादा भगवान, वैसे 33 करोड़ कहा जाता है, तो बहुत सारे भगवान हैं। तो ये यहाँ पर ये राजा हो गए, ये भगवान हो गए, इनके छोटे भगवान हो गए, ये राजा हो गए, इनके मंत्री हो गए, इनके सेनापति हो गए, इस तरीके से बहुत सारे लोग हो गए, इनके भी हो गए। तो ऐसा लग रहा था जब ये पूजा करते थे, जब ये इस राजेश्वर मंदिर में पूजा करते थे, तो ऐसा लगता था कि राजा ने, किंग ने गॉड का जो, अगर स्वर्ग में जो भी होता होगा, गॉड जिस तरीके से लोगों के साथ न्याय करते होंगे, वो जमीन पे ला दिया है। ब्रॉड द जस्ट रूल ऑफ गॉड्स ऑन अर्थ, भगवान जो ऊपर किया करते होंगे, भगवान जो दूसरों के लिए या फिर एक तरीके से न्याय करते होंगे, वो ये राजा यहां लेके आए। जब ये लोग पूजा करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था, राइट। अब एक चीज इसमें है कि जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम सुल्तान या जो बादशाह रहे, वो कभी भी ये क्लेम नहीं करते थे कि वो भगवान का रूप है। जैसे कि अभी आपने देखा, ये क्लेम कर रहे हैं। वो कभी नहीं करते थे, कि उनको पता था कि इस्लाम में केवल एक ही भगवान होता है, एक ही अल्लाह है और कोई भी नहीं है।
लेकिन अगर आप पर्शियन, उनके कोर्ट में जो लोग थे उसमें वो पर्शियन में उन्होंने लिखा है, पर्शियन क्रॉनिकल्स यानी वृत्तांतों में लिखा गया है कि सुल्तान भगवान के यानी कि अल्लाह के या गॉड के शैडो थे। शैडो मतलब होता है परछाई, भगवान तो नहीं थे, उनके परछाई थे। तो अगर आप देखेंगे कि जो मैंने आपको अभी मस्जिद दिखाई थी कुव्वत अल इस्लाम, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है, इसको इसीलिए भगवान ने या अल्लाह ने इनको किंग या सुल्तान इसीलिए चुना, इसीलिए बनाया क्योंकि इनमें हजरत मूसा और हजरत सुलेमान, मोजेस, सोलोमन, ये दोनों ऐसे ऐसे नाम हैं जो बहुत बड़े न्याय करता थे। अगर आप जेरूसलम में चले जाएं या पुराने इस्लाम या जो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या जुडाइज्म, ये आपको जूइज्म के पास्ट में चले जाएं तो आपको इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हजरत मोजेस या मूसा और सुलेमान, सोलोमन, जैसे हिंदी में इनको मूसा कहते हैं और इनको सुलेमान कहते हैं, वैसे मोजेस और सुलेमान अगर आप बाइबल में देखते हैं इनको तो ये बहुत बड़े लॉ गिवर थे। तो ये भी लिखा हुआ है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद में कि अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि वो उनके अंदर वो क्वालिटीज़ थी मूसा और सुलेमान साहब जैसी, तो इसीलिए इनको बनाया गया। लेकिन एक चीज़ इन्होंने फिर कही कुव्वत अल इस्लाम मंदिर में कि जो भगवान है वो एक ही है, देयर इज ओनली वन अल्लाह, मोस्ट बेनेवलेंट मर्सीफुल। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको यहां पर कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। देखिए यहां पर दो तरीके के मंदिर बताए गए। ये जो मंदिर है इनमें डिफरेंस जरूर पूछता है, बहुत पूछता है। अगर आप आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है। ये जो मंदिर है ये है नॉर्थ का मंदिर। नॉर्थ कहां का मंदिर है? नॉर्थ का। खजुराहो के मंदिर आपने सुने हैं, बस उसी के कॉम्प्लेक्स में है ये है साउथ का मंदिर। ये नॉर्थ का, ये साउथ का। ये जो नॉर्थ का मंदिर है यहां पर जो आर्किटेक्चर है उसको हम नगर आर्किटेक्चर कहते हैं। जो साउथ का मंदिर है वहां पर जो आर्किटेक्चर होता है, वहां की जो वास्तुकला होती है, इसको हम द्रविडियन या द्रविड़ आर्किटेक्चर कहते हैं, वास्तुकला कहते हैं, राइट। ये जो पहला आप मंदिर देख रहे हैं इसको बनाया, इसका नाम है कंडरिया महादेव, इसका नाम है कंडरिया महादेव। और ये जो दूसरा मंदिर देख रहे हैं इसका नाम है राजराजेश्वरा टेम्पल, राजराजेश्वरा टेम्पल। ये कहां पर है? कंडरिया महादेव। जैसे आपको मैंने बताया कि ये चंदेल डायनेस्टी में है, चंदेल डायनेस्टी में है। और जहां खजुराहो, आप खजुराहो ही मान लीजिए, खजुराहो, ओके, खजुराहो में हो गया। ये जो आप राजराजेश्वरा टेम्पल देख रहे हैं ये आपका तंजावुर में है। कहां है? तंजावुर में है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको बनाया था चंदेल। ये तो आप देख रहे हैं राजराजेश्वर, ये तो चोला डायनेस्टी हो गई। तो चोला डायनेस्टी के राजा ने, चोला डायनेस्टी ने बनाया था। इसको किसने बनाया था? कंडरिया महादेव को। इसको बनाया था 999 में। नाम याद रखिएगा, किंग का नाम है धंगदेव और ये चंदेल डायनेस्टी वालों ने बनाया था। चंदेल डायनेस्टी के थे राजा धंगदेवा, ओके। अब इसका मैं आर्किटेक्चर पहले बता दूं, फिर पहले मैं एक और चीज इनमें डिफरेंस बता देता हूं। इसका जो शिखर है, वैसे यहां शिखर भी कहते हैं, विमान भी कहते हैं। साउथ इंडिया में शिखर या विमान कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में इसको शिखर ही कहा जाता है। तो ये जो शिखर विमान है, अगर इसकी ऊंचाई मान लीजिए 50 मीटर है तो इसकी ऊंचाई है 100 मीटर। कहने का मतलब कि इसकी ऊंचाई इससे डबल है। यानी क्लियर हो गया कि साउथ में जो शिखर होता था वो हमेशा ज्यादा बनाया जाता था, उसकी हाइट ज्यादा होती थी। और शिखर कहां बनाया जाता था? हमेशा गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है? जहां पर भगवान रखे होते हैं, गर्भगृह जहां भगवान रखे होते हैं। ये जो है शिव, ये जो वाला जो पहला बता रहा हूं, ये शिवा का टेम्पल है। कहां का टेम्पल है? मतलब शिव भगवान का टेम्पल है। अब इसमें थोड़ा सा अंदर लेके चलता हूं ताकि आप थोड़ा सा इनके आर्किटेक्चर भी समझ जाए। इसको देखिएगा, इसमें क्या हुआ कि ये एंट्री है यहां पर, ठीक, ये एंट्री है। इसमें बहुत अच्छा ऑर्नामेंटेड यानी कि बहुत सुंदर तरीके से एंट्री इसमें दिखाई गई है। ये एंट्री हो गई। यहां पर जब आएंगे इस पोजीशन में, यहां पर ये इसको कहते हैं महामंडप। यहां पर डांस वगैरह होता था। अब शिव जी है तो यहां पर उस तरीके का डांस होता होगा। यहां पर आप देखिएगा कि ये जो, थोड़ा आगे बढ़ जाए, अब इस जगह पे आ गए हम, इस जगह पे यहां पर है गर्भगृह। गर्भगृह जहां पर मेन डाइटी, मेन भगवान का की आरती, मतलब प्रतिमा या उनकी आकृति रखी जाती है। क्लियर है? ये खजुराहो कॉम्प्लेक्स में बना है और यहां पर केवल इस जगह पे जो गर्भगृह है वहां पर केवल राजा या उसके बहुत खास लोग आया करते थे। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको कार्व किया गया है। अब यहां पर आ जाइए, इस जगह पे ये बताया गया है कि ये क्योंकि डबल इसकी हाइट है
तो 90-90 टन के यहां पर पत्थर लगे हुए हैं। तो इनको बनाने के लिए क्या किया गया, इसको बनाने के लिए क्या किया गया, जैसे मान लीजिए ये मंदिर है, ये मंदिर है, तो 4 किलोमीटर से एक रास्ता बनाया गया ऐसे करके, बहुत कम इसकी हाइट रखी गई, मतलब ताकि बहुत मुश्किल ना हो, ऐसे रास्ता बनाया गया और यहां पर लाके फिर इसको ऊपर ऐसे जोड़ा गया। तो यहां से बोल्डर, यहां से पत्थर, रोलर ऐसे चलते थे और जाते 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 यहां से यहां तक जो दूरी है वो है 4 किलोमीटर, करीबन 4 किलोमीटर से रास्ता बनाया गया। और ऐसे बड़े बड़े पत्थर यहां से लाए जाते थे, क्योंकि बाकी क्रेन वगैरह तो थी नहीं, इतना पत्थर कैसे चढ़ाओगे आप, ये तो मुश्किल था ना, पत्थर इतने ऊपर कैसे चढ़ाओगे उस जमाने में। तो ऐसे एक रास्ता बनाया गया, यहां से पत्थर आके फिर इसको रोल करके यहां पहुंचाया जाता था और सटीक जगह पे लगाया जाता था। क्लियर है। तो इसकी पुष्टि ऐसे होती है कि यहां पर एक गांव है, इसका नाम है चारूपल्लम। क्या नाम है? चारूपल्लम। उस गांव का मतलब ही है विलेज ऑफ द इंक्लाइन, गांव जो थोड़ा इंक्लाइन में, एंगल पे है, मतलब रास्ता, गांव ऐसा रास्ता जो इंक्लाइन पे थे, रास्ता आगे जाके ऐसे इंक्लाइन होता है, उसी से ये मंदिर बना है। तो इनके बीच में अंतर समझ गया। अब हर एक जो डायनेस्टी है, जब भी वो पावर पे आई, तो मेन चीज ये था कि भाई हम कुछ ऐसा काम करें कि भगवान से हमारी बड़ी क्लोज रिलेशनशिप हो जाए। तो एक तो भगवान से क्लोज रिलेशनशिप हो जाए, उसके लिए मंदिर मस्जिद तो बनाई। एक और चीज थी, इन्होंने लर्न और पायस, यानी जो विद्वान लोग थे, और पायस यानी धार्मिक लोग, क्लीन लोग, दिमाग से क्लीन लोग, उन लोगों को इन्होंने संरक्षण देना शुरू किया। एक यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आई है, पानी की आएगी। पानी होता है, इसको आब कहते हैं, आब। अगर आप देखें आबाद या आबादी, ये शब्द कहां से आया है? आब मतलब होता पानी, आबाद आबादी, लोग जहां रहते हैं, जहां पर पानी हो, तो आबादी जहां पर वहीं रहेगी जहां पर पानी होगा। ठीक, जैसे आप पंजाब देखेंगे, पंजाब शब्द कहां से आया है? पंजाब, दोआब। पंजाब शब्द जो आया है 5 नदियों के नाम से आया है, 5 नदियां जहां मिलती हैं, इसलिए इसका नाम पंजाब है। तो आब मतलब पानी। तो हुआ ये कि जो भी किंग थे, राजा, उनके बारे में ये माना जाता था कि जो राजा अगर अच्छा होगा, जो अगर अच्छा से राज कर रहा है, तो इसका मतलब इसके राज में बरसात बहुत ज्यादा होगी, बरसात बहुत ज्यादा होगी और पानी की कमी नहीं होगी। तो पानी पहले भी बहुत कीमती था, आज भी बहुत कीमती है। जितने भी राजा के टेंपल वगैरह या फिर उनकी राजधानियां देखेंगे, हमेशा आप देखेंगे कि वो नदियों के पास में ही है। तो इन्होंने क्या किया कि अगर राजा अगर टैंक बना रहा है, पानी की जगह बना रहा है, या कोई इस तरीके से एक तालाब बना दे रहा है, या रिजर्वायर बना दे, या टैंक बना दे, या इस तरीके से कोई हौज बना दे, या पानी की जगह बना दे, तालाब बना दे, उसके लिए उसकी बड़ी तारीफ होती थी। तो यहाँ पर सुल्तान इल्तुतमिश है, सुल्तान इल्तुतमिश, इन्होंने बड़ी इज्जत पाई। इन्होंने क्या किया, अब आप देखिए ये दिल्ली कोहना है, ये दिल्ली कोहना, जहांपना और सीरी, ये 3 जगह है जिनको इन्होंने बसाया था दिल्ली के सुल्तान लोगों ने। और यहाँ पर हौज सुल्तानी है। ये जो हौज सुल्तानी है, ये बनाया किसने? ये बनाया सुल्तान इल्तुतमिश ने। और ये बहुत पानी का बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाया, जहां पर पानी का इस्तेमाल किया जा सकता था, पानी यहाँ आके ठहरता था, पानी की बरसात का हो बाकी हो। तो ये दिल्ली कोहना के पास में हौज सुल्तानी है, और इसको किंग्स रिजर्वायर, यानी कि राजा का रिजर्वायर, राजा का पानी, इस तरीके से माना जाता था। ओके। और कई बार आप देखेंगे जो मंदिर थे, मस्जिद थे, या मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जितने भी आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखेंगे, जो धार्मिक स्ट्रक्चर थे, उनके पास भी आपको पानी मिलेगा। जैसे आप देखिए ये हरमिंदर साहब है, गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ये सरोवर यानी कि टैंक है अमृतसर का। ऐसे यहाँ पर भी देखिए, और भी मैं आपको दिखाऊंगा ताजमहल में भी आप पानी देखेंगे। ऐसे आपको हुमायूं टॉम दिखाऊंगा, वहां पर भी पानी देखेंगे आप। तो हर जगह आपको पानी वहां पर दिखाई देंगे। मंदिर, उस जमाने में मंदिरों को डिस्ट्रॉय क्यों किया जाता था, इसको तोड़ा क्यों जाता था? जो भी बड़े बड़े किंग रहे, राजा रहे या बादशाह रहे, वो अपनी पावर को दिखाने के लिए, यानी उनके पास कितना वैभव है, कितना पावर है, कितने बलशाली है वो, और दूसरा वो अपना वेल्थ दिखाने के लिए, वेल्थ मतलब पैसा, कितना पैसा है उनके पास, इसको दिखाने के लिए वो मंदिरों का निर्माण करते थे, टेम्पल्स का निर्माण करते थे। और इस टेम्पल की खासियत ये होती थी कि जो टेम्पल था, उसमें जो मूर्तियां होंगी वो सोने की होंगी, गोल्ड की होंगी, या सिल्वर की होंगी, या उसके आसपास जो भी आभूषण होंगे, जिस तरीके से मंदिर को सजाया होगा, वो सारी चीजें बड़ी महंगी चीजों से सजाया होगा। इसीलिए क्या होता था कि जैसे ये राजा है, अब दूसरा राजा यहां पर है, जब ये इस पे अटैक करता था, तो इसका अटैक का मेन
पॉइंट होता था, की पॉइंट होता था इसके टेम्पल, ये टेम्पल। और जब ये इस पे अटैक करता था तो यहाँ के टेम्पल, अब टेम्पल पे जब अटैक करोगे आप तो उसकी तोड़फोड़ भी होगी, आप चाहेंगे कि सारी चीजें निकाल लें उससे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पांड्यन किंग थे एक, पांड्यन डायनेस्टी, चेरा चोला पांड्या आपको मैंने बताया था। तो इस पांड्यन डायनेस्टी के एक किंग थे, एक राजा थे, जिनका नाम था, ये नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा, श्री वल्लभा, पूरा एक नाम है, याद करने के लिए बता रहा हूं आपको, श्री वल्लभ। अब इन साहब ने क्या किया, इनका मैं आपको चित्र दिखाता हूं, ये है श्री वल्लभ। इन्होंने क्या किया, ये थे पांड्यन किंग, मतलब इस जगह के शासक थे। इन्होंने क्या किया कि अपने जनरल को बोला अपने कि भाई तुम ऐसा करो, जाओ श्रीलंका और वहां पर जाके अटैक करो और वहां के मंदिरों, क्योंकि वहां मंदिर उस तरीके से तो नहीं थे, क्योंकि मोस्टली सिंहलीस लोग हैं, सिन्हलीज लोग रहते हैं वहां पे, थे अभी भी और है, आज भी हैं, सिन्हलीज लोग रहते थे और मोस्टली वहां पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। तो हुआ ये कि जब ये यहाँ पर गए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये किंग सेना वन है, सेना वन, ये जो किंग है इनके रेजिम में इन्होंने अटैक करवाया और वहां से वहां पर एक क्रोनिकलर है, क्रोनिकलर मतलब जो वृत्तांत लिखते हैं, और वो वृत्तांत जो लिखते हैं उनका नाम इसमें दिया गया है धम्मकित्ती। यहाँ की बात, ये श्रीलंका की बात कर रहा हूं, इनका नाम है धम्मकित्ती। ये जो धम्मकित्ती साहब है ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे, यानी बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने लिखा कि यहाँ पर जब ये श्री वल्लभ की सेना ने यहाँ पर आक्रमण किया तो बहुत सारी चीजें, सारी इन्होंने मंदिर और जो मोनेस्ट्रीज उसको बर्बाद किया और हमारे यहाँ से गोल्ड मतलब सोने का बुद्धा ले गए, स्टैचू। इसके अलावा भी बहुत सारे जो मोनेस्ट्री थे, मोनेस्ट्री मतलब जहाँ पर बौद्ध धर्म की पूजा स्थल कह सकते हैं आप, उनकी बहुत सारी आभूषणें या चीजें इन्होंने चोरी की या फिर उठा के ले गए। अब ये बात जब समझ में आई सेना वन को, फिर उसके बाद आगे सेना टू भी आए। सेना टू ने कहा कि अब मैं बदला लूंगा और इन्होंने अपने जनरल को ऑर्डर किया कि चलो अब आप जाओ, आप वहां पर, मतलब अब यहां से श्रीलंका से यहां गई सेना और उन्होंने कोशिश की कि वो गोल्डन स्टैचू जो श्री वल्लभ यहां से चुरा के लाए थे या फिर सीज करके लाए थे या हथिया के लाए थे, वो ये वापस ले सके। तो ये कहानी हमको बताती है कि अच्छा, इसके अलावा भी और कहानी है, पहले आपको वो कंप्लीट करा दूं। हुआ ये कि यहाँ के ये चोला एक राजा थे, उनका नाम है राजेंद्र वन। मैंने बताया था आपको, विजयालय, राजा, राजेंद्र वन, ये सब चोला राजा थे। तो चोला राजा जो है, चोला किंग कर देता हूँ, ये इनका नाम लिख देता हूँ राजेंद्र वन, थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनके और महमूद गजनवी के बारे में एक सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बारे में बहुत सवाल पूछा जाता है। अब आप देखिएगा कि यहां से ये जो साहब है यहां से गए, इधर से कहां गए, मैं एक एक जगह बता रहा हूं। यहां गए ये चालुक्य, इधर पे एक तो चालुक्य हो गया, उसके बाद यहां से इन्होंने क्या क्या लाया, यहां से लाया इन्होंने चालुक्य से, मैं एक से बताता हूं, चालुक्य से लाया एक तो सन पेडेस्टल, यानी आप कहें कि जिसपे नंदी होता है, इस तरीके की समझ लीजिए। गणेश का स्टैचू ले आए, गणेश की प्रतिमा ले आए और दुर्गा के बहुत सारे स्टैचू ले आए। फिर ये गए, ये नंदी मैंने बता दिया आपको, चालुक्य ईस्टर्न चालुक्य, ठीक, ईस्टर्न, ये ईस्ट पार्ट होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो यहां से पहले तो सन पेडेस्टल ले आए, चालुक्य से गणेश स्टैचू, बहुत सारे दुर्गा के स्टैचू, और जो ईस्टर्न चालुक्य है वहां से वो नंदी के स्टैचू ले आए, ओके, ईस्टर्न चालुक्य से। और फिर ये भैरव और भैरवी कहां से, यहां से, ये कलिंगा से, कलिंगा जो आज का उड़ीसा है, यहां से ये भैरव, कलिंगा उड़ीसा जो आज का उड़ीसा है, वहां से भैरव और भैरवी, भैरवी क्या हुआ, भैरव मतलब शिव पार्वती की मूर्तियां ले आए उड़ीसा से। और भी आगे बढ़ा दीजिए, यहां तक गए, पालास मतलब कलकत्ता इलाका, बंगाल का इलाका बता रहा हूं आपको, यहां से बंगाल का इलाका या पाला डायनेस्टी से ये क्या चुरा के लाए या क्या आक्रमण करके लाए, ये लाए काली की मूर्ति लेके आए। तो ये सारी जगह से जाके ये चोला राजा राजेंद्र वन बहुत जगह से चीजें ले आए और इन्होंने इन सब मंदिरों को तोड़ा फोड़ा, तहस नहस किया, वहां के
आभूषण ले आए, लेकिन इन्होंने किस लिए किया? क्योंकि राजेंद्र वन ने एक अपने यहां एक शिव टेम्पल बनाया, और इस शिव टेम्पल में ये सारी चीजें जो इन्होंने सीज की है, चोरी की है या हथियाई है, वो सारी की सारी इन्होंने यहां भर दी। समझ गए आप? राजेंद्र वन ने इन सब इलाकों से चीजें लाई, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जो भी किया, और सारी चीजें लाके इन्होंने अपने शिव टेम्पल में लगा दी। इसी जमाने में जो महमूद गजनवी है, ये राजेंद्र वन और महमूद गजनवी ये एक ही समय के हैं। तो महमूद गजनवी, देखिए अब क्लियर सबको पता लग गया था, हिंदुस्तान में हो मतलब सब कॉन्टिनेंट में हो या थोड़ा बाहर में, सबको पता चल गया था कि ये जो मंदिर है, ये जो टेम्पल्स हैं, ये एक ऐसी जगह है जहां पर खूब पैसा है, लोग खूब पैसा लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ब्राह्मण की वर्ण व्यवस्था देखें तो ब्राह्मण सबसे ऊपर आते हैं, क्षत्रिय नीचे आते हैं। तो क्षत्रिय जो राजा वगैरह थे वो ब्राह्मणों को ऑब्लाइज करते थे, इसलिए मंदिर ज्यादा बनते थे। तो सुल्तान महमूद, ये गज्जन का इलाका यहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ से सुल्तान जो महमूद गजनवी आए, ये कई जगह इन्होंने अटैक किया, लेकिन मेन जो इसका इनके बारे में कहा जाता है सोमनाथ मंदिर। गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, जो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये थोड़ा टूटा फूटा आपको दिख रहा है, तो सुल्तान महमूद, चाहे महमूद गजनवी कहे या महमूद गजनी कहे, सब एक ही आदमी है। ये कई बार आए और इन्होंने जिस तरीके से राजेंद्र वन ने किया, उन्होंने भी इस मंदिरों को तोड़ा। और खास तौर पे ये लोग उन पे अटैक करते थे जो हारे हुए डायनेस्टी थे। ध्यान रखिएगा, ये अगर ये पंगा लेंगे किसी बहादुर वालों से, तब तो ये हार जाएंगे, किसी मजबूत पार्टी से तो लड़ाई नहीं कर सकते ना ये। तो जो हारे हुए थे, डिफीटेड, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो डिफीटेड लोग थे, उन देखिए डिफीटेड रूलर्स, जो डिफीटेड रूलर्स है, वहां जाके ये लोग चीजें चुरा लाते थे या फिर हथियार के ले आते थे। तो महमूद गजनवी को भी पता था कि भाई जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर, उसमें खूब पैसा है। तो अंतर यह है राजेंद्र वन और महमूद गजनवी का, कि महमूद गजनवी जो है उस जमाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर या फेमस रूलर नहीं हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर एक तो मंदिर को तबाह किया, तो अपने आप को एक मुस्लिम रूलर की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की, क्योंकि और भी मुस्लिम रूलर अच्छा काम कर रहे थे, यानी वो ऐसा बुरा काम करने के नहीं सोच सकते थे, वो सारे धर्म को एक जैसा मानते थे, समान मानते थे, इस तरीके की बात। लेकिन ये जो थे, इनको ऐसी, ये तो किसी और धर्म के थे, तो इनको इतना आइडिया नहीं था कि हिंदू धर्म में मंदिरों की कितनी वैल्यू होती है। खैर एनीवेज, ये दोनों चीजें, ये डिफरेंस है। और इन्होंने सारा पैसा जो भी यहाँ से चुराया या फिर हथियाया, वो सारा अपनी जो राजधानी है गजनी, उसको बनाने में लगा दिया। क्लियर? एक तो वो हीरो ऑफ इस्लाम बनना चाहते थे, इस्लामिक योद्धा दिखाना चाहते थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। राजेंद्र वन जो थे, उन्होंने अपनी एक मंदिर को बनाने के लिए बाकी मंदिरों को तोड़ा या फिर बाकी मंदिरों से चीजें हथियाई। ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं गार्डन, टॉम और फोर्ट पे। गार्डन मतलब होता है बागीचा, टॉम मतलब होता है मकबरा जहां पर किसी को आप दफनाते हैं। फोर्ट मतलब होता है किला, राजा जहां रहेगा या सैनिक उसके जहां रहेंगे, उसके आसपास एक बहुत बड़ी दीवार बनती है पत्थरों की, और उसे हम फोर्ट कहते हैं। तो अगर आप देखें कि जितने भी आर्किटेक्चर बने मुगल्स के अंडर में, मुगल्स ने जो आर्किटेक्चर बनाया, जो भी वास्तुकला बनाई, जो इमारतें बनाई, इसमें बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, और स्पेशली शाहजहां का बहुत बार नाम आने वाला है। इन्होंने क्या किया, अपना पर्सनल इंटरेस्ट लिया, यानी कि वो खुद ही इंटरेस्टेड थे कि भाई हमको ये चीजें बनानी है, हमको हर चीज को समझना है, और हमारा रोल होना चाहिए। तो शाहजहां इनका, और पहले शाहजहां क्या, मैं आपको बताऊं कि जो बाबर तो बहुत पहले थे ना, सबसे पहले इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसको कहते हैं बाबरनामा, इस बाबरनामा में क्लियर बताया है कि भाई किस तरीके से उनका इंटरेस्ट था कि वो गार्डन्स को बनाए या गार्डन्स को डिजाइन करें या उसके डिजाइन को समझें। और साथ में उन्होंने बड़ी एक नई तकनीक बनाई या फिर लेके आए, वो थी चाहर बाग। देखिए, एक कई जगह ये चार बाग लिखा है, कई जगह ये चाहर बाग लिखा है, लेकिन दोनों का कंटेंट एक ही है। ये चाहर बाग है, इसका मतलब ये है कि आपका एक इस तरीके से इलाका होगा। नॉर्मली ये इलाका जो होगा, ये इसमें वॉल होंगे या दीवार से इनक्लोज होगा, और इसमें ऐसे नालियां या नहरें पानी की चल रही होंगी। क्योंकि इतनी छोटी छोटी थी इसलिए इसको नालियां कह रहा हूं, अगर ये कहेंगे तो ये नहर हो जाएगी। जो अगर ताजमहल में आप जो देखेंगे नहर है, लेकिन अगर रामबाग आगरा का आप देखेंगे या फिर हुमायूं टॉम में देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी थी, इसलिए नालियां कह रहा हूं। वैसे नालियां अच्छा शब्द नहीं है, बट समझ लीजिए कि बस पानी चलता था इधर इधर। तो इससे क्या होता था, 1 2 3 4 भाग में डिवाइड हो जाता था। 4 भाग में डिवाइड हो गया ना, इसीलिए इसको चाहर बाग कहते हैं, चाहर बाग।
अब इस चित्र से मैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये बाबर है, आप देखिए यहां पर आपको देख रहे हैं बाबर, ये 1590 की पेंटिंग है और ये चार बाग है, 1 2 3 4, ये पानी की नालियां है, पानी की नहरें हैं, 1 2 3 4, और ये बकायदा ये इनको बकायदा मैप दिखाया जा रहा है और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कैसा बनाया जाएगा या किस तरीके से कैसे बनेगा। तो स्पेशल इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ये जो चैनल्स पानी की इंटरसेक्टिंग है यही इसकी खास बात है, जो चार भाग में चार भागों में इसको डिवाइड करती है। ओके, अब ये जो गार्डन्स है इसको चार बाग क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया, चार इसमें डिवीजन होता है, क्योंकि ये जो डिवीजन है वो बिल्कुल बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। ये चार भाग जो बनेंगे ना इसमें बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे, यानी एकदम एक जैसे दिखाई देंगे, चाहे ये स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, एक जैसे दिखाई देंगे। तो इसको अब देखिएगा जहांगीर ने बनाया, शाहजहां ने बनाया, कहाँ कहाँ बनाया, कश्मीर, आगरा, दिल्ली। तो मैं आपको जरा इस यात्रा पे ले चलता हूँ कश्मीर। अब कई जगह ऐसी है जहां पर मल्टीपल है, तो उस जगह हम मल्टीपल नहीं देखेंगे। आप ये हुमायूं टॉम देखिएगा हुमायूं का मकबरा है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज है। इसमें आप देखें कि ये ऐसे डिवाइड किया हुआ है, हर जगह ऐसे डिवाइड किया गया है, तो ये अलग अलग भाग में डिवाइड है। और इसका फॉर्मुलेशन देखिएगा, ये मुगल चार भाग है और ये डिवीजन देखिए, ये डिवीजन 1 2 3 4, ऐसा नहीं कि अगर चार ही होंगे, 4 के 40 हो सकते हैं, 4 के 80 हो सकते हैं, लेकिन डिवीजन ऐसे ही होता है कि यहाँ पर पानी की नालियां या नहरें चल रही होंगी, चैनल चल रही होंगी और बीच में आपका हुमायूं का मकबरा है, बीच में सेंटर में हुमायूं का मकबरा है। यहाँ पर आइए, शालीमार, निशात, चश्मे शाही ऐसे बाग हैं। शालीमार की खासियत ये है कि ये स्टेप वाइज है, मतलब पहले आप चलेंगे, फिर आपको सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा, फिर ऊपर, फिर चढ़ेंगे, फिर ऊपर, ऐसे करके। तो नीचे देखते ढलान पे है, मतलब बहुत नीचे है, फिर चढ़ते हैं आप, फिर चढ़ते हैं, ये सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ, और पानी की नालियाँ चल रही है, पानी की धाराएं चल रही है, ऐसे करके। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके डिवीजन है। ये कश्मीर की शालीमार बाग का सीढ़ीदार भाग है, सीढ़ीदार मतलब सीढ़ियाँ बनी हुई है। और यहाँ पर आप आइएगा कि एक और दिखाता हूँ, ये लाल, इसमें दिखाया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, लाल महल बारी, ये चारबाग को तटीय भाग के रूप में अपनाया गया, 1637 की बात कर रहा हूँ। और ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ आपके गुजरात की। गुजरात, लाल महल कहाँ है, ये राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, लाल महल, ठीक। तो ये लाल महल बारी, ठीक, ये आप समझ लीजिएगा कि किस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। तो राजस्थान हो गया ये, ओके। अब आइए यहाँ पर, ये ताजमहल है, ये तो खैर एक्सट्रीम, ये सबसे नायाब चीज़ है। यहाँ पर भी वही आर्किटेक्चर या वही तरीका चारबाग का अपनाया गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंट है, मैं वो आपको बताऊंगा, 2 3 चीज़ें डिफरेंस है इसमें। यहाँ पर रामबाग है आगरा का, थोड़ा पास में ही है, रेड फोर्ट जो हमारा फोर्ट है उसके पास में, किले के पास में ही। यहाँ पर जो दोबारा दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये दूसरा चित्र है, हुमायूं टॉम का ही है, और यहाँ पर वाटर चैनल्स आप देख रहे हैं। अब इसके अलावा क्या हुआ कि जो अकबर के ज़माने में जितने भी आर्किटेक्ट्स हुए, यानी कि जो बनाने वाले लोग थे, वो कहाँ से इंस्पिरेशन पाया, क्योंकि जो टॉम्स बनाई गई, जो मकबरे बनाए गए, उनके एंसेस्टर, उनके पूर्वज, आपको बताया था मैंने कि जो सारी चीज़ें शुरू होती है वो तिमूर या तैमूर से होती है, यानी मुगल जो रेन है, मुगल जो शासक आए वो पिताजी की तरफ तिमूर से आए। तो वहाँ पर जो टॉम्स बनते थे, जो मकबरा बनता था, कहाँ पर, सेंट्रल एशिया, ईस्ट, ईरान, इराक, तुर्की की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ से चीज़ें लेके आए। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ चीज़ें आई स्पेशल। अब आप देखिए हुमायूं टॉम, यहाँ बताता हूँ। एक तो इसका जो गुंबज है, ये गुंबद है, ये बहुत बड़ा है, इसको कहते हैं सेंट्रल टावरिंग डोम, इसको गुंबद कहते हैं। ये बहुत बड़ा हो गया, मतलब बड़ा बड़ा बनाया जाने लगा, आप यहाँ भी देखते हैं इसको, बहुत बड़ा बनाया जाने लगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा एंट्री गेटवे है, ये एंट्री गेटवे देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा है, जैसे यहाँ पर भी एंट्री गेटवे बहुत बड़ा है, इसको कहते हैं पिश्ताक, पिश्ताक। और ये गेटवे पिश्ताक हो गया, ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर हो गया कि किस तरीके से मुगल आर्किटेक्चर होगा या होता है। हुमायूं टॉम में मैंने आपको दिखाया। अब इसमें जो हुमायूं टॉम है, इसमें खास बात यह है कि पहली चीज तो ये है कि ये सेंटर में है, यानी कि एक बहुत बड़ा चारबाग है इस तरीके से, और सेंटर में ये बना हुआ है, ये सेंटर में आपका हुमायूं टॉम है। अब इंपॉर्टेंट बात इस बात की ये है कि यहाँ पर एक सेंटर का जो कमरा है, उसके आसपास ऐसे 8 कमरे बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बना देते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेंटर कमरे के आसपास 8 कमरे बने हैं। मतलब ये जो सेंटर आप देख रहे हैं ना, इसके आसपास 8 कमरे बने हुए हैं। ये जो 8 कमरे बने हुए, इसका मतलब ये है, इसको कहा इन्होंने 8 पैराडाइजेस, यानी कि 8 स्वर्ग। 8 स्वर्ग का मतलब ये है कि उस जमाने के हिसाब से देखिए, सेंट्रल हॉल के बाद आसपास 8 कमरे हैं, और ये जो 8 कमरे हैं, स्वर्ग कैसा होगा? स्वर्ग ऐसा ही होगा। इस 8 पैराडाइज को हस्त बिहस्त भी कहते हैं, इसको हस्त बिहस्त कहते हैं, हस्त बिहिष्ट, ओके, इसको वो भी कहते हैं। और ये किससे बनाया गया था? अगर हुमायूं टॉम मैंने आपको दिखाया, हुमायूं का मकबरा, ये सैंडस्टोन से, रेड सैंडस्टोन से, लाल बलुआ मिट्टी, लाल बलुआ से, और साथ में इसमें मार्बल, जिससे हमारा पूरा का पूरा वो बना हुआ है, ताजमहल बना है, इससे बनता है, ओके। अब शाहजहां के अंडर में जरा मैं आपको ले जा रहा हूं। शाहजहां, इन्होंने क्या किया? शाहजहां ने बड़े अलग अलग, इन्होंने एक सवाल आएगा कि यही मुगल आर्किटेक्चर में शाहजहां जब थे तभी फ्यूजिंग शुरू हुई, यानी दूसरे आर्किटेक्चर की मिक्सिंग शुरू हुई, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं आप इसको। इसमें कुछ हॉल्स इन्होंने बनाए, सेरेमोनियल हॉल्स, जहां जहां असेंबली होगी। तो इन्होंने क्या किया, जो हॉल्स हैं, बड़े बड़े जो कमरे हैं, हॉल कह दीजिए, कमरे तो नहीं होंगे, इसको पब्लिक और प्राइवेट में डिवाइड कर दिया। जो पब्लिक था, अभी इसको देखिए, ये दीवाने आम देख रहे हैं आप, दीवाने आम, ये भी दीवाने आम है। ये जो दीवाने आम है, ये शाहजहां साहब आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं। अब ये जहाँ बैठे हैं, इसके पीछे जो इनके सिंहासन के पीछे की जो चीज़ है, उसको भी मैं डिफाइन करूंगा अभी। लेकिन पहली चीज़ ये है कि प्राइवेट और पब्लिक, इसको प्राइवेट कर देते हैं, इसको पब्लिक कर देते हैं। प्राइवेट और पब्लिक इन्होंने भाग में डिवाइड किया, और प्राइवेट जो था उसको इन्होंने कहा दीवाने खास, पब्लिक जो था उसको कहा दीवाने आम। इसका मतलब ये है कि दीवाने आम में हर आदमी आ सकता है। तो यहां आप देखिएगा, ये जो है एक बहुत बड़ा कोर्ट यार्ड है, बहुत बड़ा एक तरीके से बरामदा है, और इस बरामदे में 40 करीबन पिलर लगाए गए हैं। 40, इसको 40 पिलर कहते हैं, 40 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, लेकिन इसको 40 पिलर, इसका स्पेशल नाम इन्होंने दिया जो उस समय था, चीहिल सुतून। चीहिल सुतून, ये जो 40, ये कौन सी बात कर रहा हूं मैं, जहां पर बहुत सारे लोग आके बैठ सकते हैं। ये वो ऐसी जगह थी जो दीवाने आम थी, ओके। इस तरीके से दीवाने खास था। यहां पर आप देखिए, ये दीवाने खास है। यहाँ उस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि राजा बैठ रहा है और बाकी उसके लोग बैठ रहे हैं, राजा और राजा के मंत्री या स्पेशल लोग जो इन्वाइटीज होंगे। और यहाँ जो है सारे लोग बैठते थे। दीवाने खास में केवल स्पेशल लोग, जिनके साथ राजा मंत्रणा करता था। दीवाने आम जब वो लोगों से मिलता था। तो ये दोनों दो हॉल इस तरीके से बनाए गए, जैसे मैंने आपको दीवाने आम के बारे में बात किया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नॉर्मल नीचे को अगर किसी को बैठना है, तो वो बड़ा आदमी तो होगा नहीं, वो नॉर्मल लोग होंगे। चीहिल सुल्तान 40 पिलर्ड हॉल से आप याद रखिएगा। अब शाहजहां की जितनी भी चीजें बनाई ना, उसमें एक खास बात थी। मान लीजिए शाहजहां का थ्रोन है, शाहजहां साहब यहां बैठे हुए, ये जो था ये किबला। अब मान लीजिए यहां अरब है, मक्का मदीना यहां पर है। अब जो मुसलमान होते हैं हमेशा मक्का मदीना की तरफ चेहरा करके आपकी नमाज पढ़ते हैं। यहां पर क्या हुआ कि जो भी लोग बैठते थे, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो इस डायरेक्शन में बैठते थे, इस डायरेक्शन को देखते हुए बैठते थे कि किबला की तरफ उनका डायरेक्शन हो। तो हमेशा इन्होंने एक मस्जिद की तर्ज पे इसको बनाया कि जब भी लोग बैठे उनके सामने, वो उस डायरेक्शन में बैठे जहां पर किबला हो, ताकि ये बताया जा सके कि भाई जो किंग है, राजा है, बादशाह है, ये भगवान का, अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव है। ये आर्किटेक्चरल फीचर से पता चला, जो चीजें बनाई गई थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है हम यहां देखते हैं, वो है रॉयल जस्टिस, इंपीरियल कोर्ट, यानी न्याय हो रहा है और कहां हो रहा है, राजा के दरबार में। और शाहजहां के बारे में मैं खासियत ये बताऊंगा कि किस तरीके से वो ये प्रेजेंट करते थे, या फिर ये हमें प्रतीत होता है कि बहुत अच्छा न्याय करते थे, बहुत अच्छी तरीके से चीजें करते थे। कैसे, समझिए। पहले यहां पर शाहजहां बैठे हुए हैं, इसको हम कहते हैं थ्रोन। थ्रोन मतलब होता है सिंहासन। इनके सिंहासन के पीछे जो आज भी है, ये सिंहासन हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको क्लियर होगा कि हम आज देख के पता लगा सकते हैं कि पहले क्या हुआ था। ये इनका थ्रोन है, ये इनका सिंहासन है। इसके पीछे यहाँ पर पीतरा डूरा कुछ भी नहीं है, बस एक नाम। ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, ये कौन सा नाम हो गया, लेकिन इसमें कुछ है नहीं।
पीतराडूरा का मतलब ये होता है कि आप यहां देखिएगा, एक संगमरमर है यानी मार्बल, उसमें अलग अलग चिप्स लगी हुई हैं अलग अलग कलर की, बस इसे ही पीतराडूरा समझिए। ये सिंहासन के पीछे का वॉल है, यहां पर जो साहब बैठे हुए हैं, ये जो बैठे हुए हैं वो यहां बैठे हुए हैं, यहां के पीछे एक वॉल है, ये फेमस इनका एक पीकॉक सिंहासन था। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां एक चित्र बना हुआ है। अच्छा, पहले पीतराडूरा बता देता हूं। इसमें क्या है कि व्हाइट मार्बल पे अलग अलग कलर से अलग अलग आकृतियां बनाई जाती है, वो चस्पा रहती है इसके अंदर, यानी अगर आप हाथ फेरेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई चीज़ उभर के आएगी, वो सब इसके अंदर ही बनाया गया होता है अलग अलग कलर में। चाहे तोता मैना बनाया या पेड़ पौधे बनाए या कोई आकृति बना दी, जैसे यहाँ पर, इसे पीतराडूरा कहते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फिगर है, ये जो फिगर है उस जमाने के एक ग्रीक गॉड है। मैं थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ, आपको यहाँ बताता हूँ। उस जमाने के ये बड़े एक फेमस ग्रीक गॉड है, यानी यूनानी देवता। फिर से बता देता हूं आपको, यहां पर शाहजहां बैठे हुए हैं, इसके पीछे जो जगह है ये पीतराडूरा पद्धति का इस्तेमाल करके यहां बनाया गया, और इसमें ये जो साहब बैठे हुए हैं ये ग्रीक गॉड है, ये बना रहे हैं, बजा रहे हैं वीणा। ध्यान रखिएगा, कई जगह आपको फ्लूट बताया जाएगा, फ्लूट नहीं है, वीणा है, वीणा, वीणा बजा रहे हैं। और उसमें यहां बहुत बहुत गंभीर, फेरोशियस, यानी जिनसे एकदम डर लग जाए वैसे जानवर हैं, और वो आराम से सब साथ बैठे हुए, यानी शेर और बकरी एक साथ बैठ के इनकी वीणा सुन रहे, इतनी मधुर ये वीणा बजाते थे। यही ये चित्रण, इसके पीछे देने का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य सीधा ये है कि जो पीतराडूरा, अगर आप देखेंगे कि जो रेड फोर्ट है दिल्ली का, वहां की मैंने ये चित्र दिखाया आपको, लाल किला दिल्ली, यहाँ जो एम्परर का थ्रोन है, राजा का सिंहासन है, उसके पीछे पीतराडूरा के इनलेज है, उसमें एक गॉड दिखाए गए हैं, ग्रीक गॉड। इनका नाम है ऑर्फियस, ध्यान रहेगा, ऑर्फियस गॉड है, भगवान है ऑर्फियस। वो क्या प्ले कर रहे हैं, क्या बजा रहे हैं? ल्यूट, ल्यूट यानी वीणा बजा रहे हैं। अब इनका माना जाता है कि इस तरीके की वीणा बजाते थे, इस तरीके का म्यूजिक इसमें से निकलता था कि मन को शांत कर देता था। जितने भी फेरोशियस बीस्ट है, फेरोशियस बीस्ट मतलब होता है खतरनाक जानवर, वो सारे के सारे आके साथ रहते थे। तो इसको दिखाने का पीछे इनके मतलब यही है कि जो शाहजहां है या जो भी बादशाह रहे, वो सबको बराबर करते थे, बराबर तरीके से ट्रीट करते थे, यानी जो भी वो न्याय करेंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको वो बराबरी का दर्जा देंगे, यानी कि एक नज़र से देखेंगे और सब लोग आपस में सद्भाव, प्रेम, हार्मनी के साथ रह सके। इसका मतलब ये था, राइट। अब यहां पर एक नई बात और आती है, जो शाहजहां हैं, इनकी जब शुरुआती दौर था, इनका कैपिटल था आगरा। आगरा में जितने भी बड़े बड़े लोग थे इनके साथ, नोबिलिटी जिसे हम कहते हैं, अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, ये जो थे, इन्होंने सबने अपना घर बनाया यमुना रिवर पे। दिल्ली में भी यमुना है, आगरा में भी यमुना है, तो यमुना के रिवर का जो बैंक है, उसके तट है, उस पर शाहजहां के जो करीब लोग होंगे, या कहें जो उनके दरबार के लोग होंगे, वो लोग यहां पर अपना घर बनाते थे। अब ये बनता था चाहरबाग फॉर्मेट में, लेकिन जो चाहरबाग फॉर्मेट है इसका कुछ वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है? रिवर फ्रंट गार्डन, रिवर फ्रंट गार्डन। इसमें क्या होता था कि जो उसका कहें कि घर जो होता था, वो अभी तक हमने क्या समझा, चाहरबाग में हमेशा सेंटर में मकबरा होता था या घर होता था या जो भी चीज बनाई जाती थी। लेकिन यहां पर क्या है, ड्वेलिंग मतलब जो घर होता था वो बीच में ना होकर एज पे होता था, रिवर के पास। अब आप समझिए कैसे। देखिए, सबसे पहले ये मान लीजिए ये नदी बह रही है, शाहजहां के आगरा की मैं बात कर रहा हूं, अभी चित्र भी दिखाऊंगा ये वाला। यहां पर जो घर बनते थे वो ऐसे बनते थे। अब चाहरबाग का मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था वो कैसा था, ऐसे घर, ऐसे चाहरबाग, एक एरिया जिसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया, इसमें नदियां और ये कैनाल, नालियां जा रही हैं, और बीच में सेंटर में या तो मकबरा बना दिया जैसे हुमायूं टॉम हमने देखा, या घर बना दिया। लेकिन यहां कुछ अलग था, जो हम आगरा की बात कर रहे हैं यहां अलग था। इसमें क्या था कि वो इस तरीके से अपना एक इलाका उस पर घर बनाते थे, और जो बैंक है नदी के तट के करीब एज पे यहां घर रखते थे, सेंटर पे नहीं रखते थे। बाकी सारा फॉर्मेशन वही रहता था, लेकिन घर वो सेंटर पे ना बना के यहां बनाते थे। उसी को कहते हैं, चाहरबाग का जो वेरिएशन है, रिवर फ्रंट गार्डन, नदी तट बागीचा, इस तरीके का इसको समझिए, ये फॉर्मेशन होता था। क्लियर हो गया ये? अब इसका एग्जाम्पल ताजमहल भी है। पहले मैं आपको बाकी चीजें दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, यहां पर ये रिवर यमुना है,
यमुना नदी बह रही है, यहाँ ताजमहल है, इसकी बात मैं अलग से करूँगा अभी। यहाँ पर ये जो घर दिख रहे हैं आपको, ये सारे जो है कुलीन वर्ग के बड़े बड़े लोगों के घर थे। इस घर में कोई भी आप घर देखिएगा, वो सारे जो घर बने हैं इसमें जो मतलब जो चारबाग के फॉर्मेशन में बने हैं, इनका जो घर होता था वो ये रिवर बैंक पे होता था, सेंटर पे ना होके रिवर बैंक पे होता था, मतलब नदी के तट पे मुहाने पर। क्लियर हो गया? ये वेरिएशन था थोड़ा जो चारबाग चला आ रहा था बाबर के ज़माने से। अब इसमें ये ताजमहल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यूनेस्को हेरिटेज है, वर्ल्ड का वंडर है, बहुत शानदार चीज़ है। हमारे देश में लोग आते ही ताजमहल देखने, ध्यान रखिएगा, हमारे देश में लोग देखने ही ताजमहल आते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये वाइट मार्बल मौसोलियम है। मौसोलियम इसको कहते हैं ताजमहल संगमरमर, सफेद संगमरमर का मकबरा, मौसोलियम। ओके, इसकी जो चीज है उसमें क्या है कि ये थोड़ा एक तो उठा हुआ है, ये देखिए आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, थोड़ा उठा हुआ है, और ये बना है बिल्कुल नदी के, ये टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको, ये रिवर यमुना है, यहां से आपकी एंट्री होगी, सेंटर पे नॉर्मली बनाया जाता था, लेकिन ये जैसे मैंने बताया कि एक वेरिएशन यहाँ पर है, जो हम यहाँ शाहजहां की अर्ली जब समय था आगरा के कैपिटल उनकी थी, तब हम देखते हैं चारबाग का वेरिएशन, रिवर फ्रंट गार्डन। तो वो यहाँ पर बनाया इन्होंने, एकदम तट पे बनाया। क्लियर है? तट पे बनाया, जबकि नॉर्मली ये सेंटर पे बनाया जाता था। कोई भी घर वगैरह जो आप देखेंगे चारबाग व्यवस्था में वो सेंटर पे बनाया जाता था। तो ये क्लियर हो गया, ताजमहल रिवर फ्रंट वाले हिसाब से बनाया गया हुआ। एक तो ये हो गया। अब इसको देखिएगा, ये 1643 में कंप्लीट हुआ है। अच्छा, कई लोग बताते हैं कि भाई शाहजहां ने बनाया फिर बनवाया तो लोगों के हाथ काट दिए जिन्होंने बनाया, वो सब गलत है, वो अफवाह है, इसको बिल्कुल यकीन मत करिएगा। अब दूसरी चीज़ और को आपको बताता हूँ, मैं वापस यहाँ लेके आऊँगा आपको इन चित्रों पे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि जब ये इधर गए, जब इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद जब ये नई राजधानी बनाई दिल्ली में, और उसका भी बड़ा फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल किया। जैसे अपने आगरा में देखा कि ऐसे नदी बह रही है, सारे अभिजात वर्ग यहाँ पर बना दिए उन्होंने घर, ऐसे करके सबने अपने अपने घर यहाँ बना दिए कोने में नदी के तट पे। लेकिन जब ये आए दिल्ली, अच्छा जो शाहजहानाबाद है वो कोई अलग इलाका नहीं है, शाहजहानाबाद मतलब ओल्ड दिल्ली, जो ओल्ड दिल्ली आप देखते हैं, जामा मस्जिद देखते हैं, ये सारा इलाका शाहजहानाबाद ही है उस जमाने में। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो नदी है शाहजहानाबाद में, उसमें ऐसे सब अभिजात वर्गों को, नोबिलिटी को, या इनके जो मंत्री थे, महामंत्री थे, सेनापति थे, उन सबको नहीं इन्होंने यहाँ पर एक्सेस दी। नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों को नदी का एक्सेस दिया, क्योंकि पानी, सारी सभ्यताएं, सारे जो राजकाज हुए वो हमेशा नदी के पास ही हुए हैं। ओके, तो उन्होंने केवल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आदमी को जगह दी। इसमें इनके बेटे थे, सबसे बड़े बेटे दारा शिको, औरंगजेब के भाई दारा शिको, उनको जगह दी। आप सोच लीजिए कितना रेस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाया, राइट। मैं आपको इसका चित्रण दिखाऊंगा, अब आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये पूरा जो है ये शाहजहानाबाद इलाका है, आज तो नहीं है, पूरा दिल्ली हो गया है। 1850 का चित्र दिखा रहा हूं, ये शाहजहानाबाद है, नाम याद रखिएगा, शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद शाहजहां से याद रखिए। ये 1850 के मैं आपको कुछ दृश्य दिखा रहा हूं जो शाहजहानाबाद के हैं, जो आज के दिल्ली में आप देखते हैं, प्रेजेंट दिल्ली, यू सी इट। इसमें मैं थोड़ा और करीब ले जाऊं आपको, तो आप देखेंगे ये तो उनका राजा का महल वगैरह हो गया, पूरा इन्होंने ये यमुना रिवर की तरफ अपना रखा है मुहाना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जगह है, जो तट है, वो उन्हीं को दिया, जैसे दारा शिको को दिया, बाकी लोगों को नहीं दिया। बाकी लोगों को यहाँ सेटलमेंट कर दिया, चलिए यहाँ रही, यहाँ रही। ये जो आप देख रहे हैं ये है जामा मस्जिद। अगर जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली गए हैं, वो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं जामा मस्जिद कहाँ है, तो उससे आप ये पता कर सकते हैं कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप चार बाग, इनकी व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं, देखिए चार बाग के हिसाब से बनाया गया है। मुगल गार्डन्स वगैरह ये सब बड़े फेमस है। अब रीजन और एम्पायर की जहाँ तक हम बात करते हैं, हुआ ये कि जैसे ही कंस्ट्रक्शन बढ़ा, निर्माण कार्य तो बहुत बढ़ गया, 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच की बात कर रहे हैं। हुआ ये कि जब एक हिंदू और एक मुसलमान में शादी होती है, औरत, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, तो इनके आपस में विचार जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक, ये समझते हैं हाँ भाई नमाज़ पढ़ने के क्या फ़ायदे, ये कहते हैं पूजा करने के क्या फ़ायदे, इनके खान पान में कुछ वो होता है। तो एक तरीके से
कल्चरल मिक्स होता है, जो कि बहुत अच्छा है हमारे समाज, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। इसी तरीके से जब यहाँ पर मुगल आए या मुगलों ने किया, तो यहाँ पर जो सनातन धर्म के थे उनका जो इमारतें थी और मुगल की जो थी, या फिर जो कहेंगे आप साउथ में चले जाएं, द्रविड़ियन आर्किटेक्चर, चेरा, चोला, पांड्या, चालुक्य, इन सब की चीज़ें रिमिक्स हुई। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे आइडियाज शेयर हुए ना, तो विजयनगर की मैं बात बता रहा हूं आपको। विजयनगर डायनेस्टी या एम्पायर जो था, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये एलिफेंट स्टेबल है, यहाँ पर हाथी रखे जाते थे। अब जो हाथी रखे जा रहे हैं, ये जो आर्किटेक्चर है ये कहाँ से लिया गया? ये बीजापुर और गोलकोंडा, वहाँ की जो रियासतें थी, वहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ, वहाँ की सल्तनत की आर्किटेक्चर, वहाँ का वास्तुकला, वहाँ का बनावट यहाँ पर अपनाई गई। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर आ जाइए। ये है मथुरा का वृंदावन जगह, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, एक नहीं है, बहुत मंदिर है। और जितने भी मंदिर है उसके अंदरूनी पार्ट में आप देखेंगे, ये देखिएगा, ये है गोविंद देवा का वृंदावन का मंदिर है। और यहाँ पर जो चीज़ बनाई गई है ये लाल बलुआ से बनाई गई है। और इसमें जो इंटरसेक्टिंग ये ट्राइंगल्स आप देख रहे हैं, जो चार आप देख रहे हैं यहाँ पे, और इसमें बड़ी हाई सीलिंग रूफ है, ये जो रूफ है बड़ी हाई सीलिंग है, बहुत ऊंची है। ये जो आया है ये कहाँ से आया है? ये ईरानियन, जिसको हम कहते हैं खुरासान, नॉर्थ ईस्टर्न ईरान, खुरासान, वहाँ से, और साथ में फतेहपुर सीकरी से भी यूज़ हुआ है। यानी इसको आप फतेहपुर सीकरी से रिलेट कर दीजिए, आपको ईरान से रिलेट कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि एक ब्लेंड है, यानी मंदिर भी उस तरीके से बनने लगे थे जैसे मस्जिदों के आर्किटेक्चर है, और मस्जिदों में भी बहुत सारा मंदिरों का जो अच्छा आर्किटेक्चर है वो अपनाया गया। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, देखिए, इसको कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आर्टिस्टिक फॉर्म है, किसी ने बहुत अच्छा आर्टिस्ट मतलब बहुत अच्छी कला इजाद कर ली, किसी ने बहुत अच्छा आर्किटेक्चर स्टाइल कर लिया कि भाई हम इस तरीके से बनाएंगे, जैसे मैंने आपको टर्बिएट, आर्क्यूएट, ये सब बताया था। इन सबको ब्लेंड किया गया, जोड़ा गया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया गया। जैसे मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या किया कि ये अगर इस इलाके में राज कर रहे हैं, ये इनका एम्पायर है, इस इलाके में एक स्पेशल चीज होती है, एक स्पेशल आर्किटेक्चर या एक स्पेशल स्टाइल है वास्तुकला का। जैसे यहाँ देखिए, ये छत जो बनी है वो छप्पर की तरह बनी है। जैसे अगर आप किसी गांव में जाएंगे और वहां पर आप घर देखेंगे तो इस तरीके से छप्पर बना देते हैं, ये घास फूस से बना देते हैं या खपरैल लगा देते हैं। ये है तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत आलीशान है, लेकिन इसके ऊपर जो ये आर्किटेक्चर बनाया गया ये बिल्कुल छप्पर की तरह है, छप्पर की छत है। इनको इतना पसंद आया मुगल लोगों को कि इन्होंने बंगाल का, जिसको इसको कहते हैं बांग्ला डोम, बांग्ला गुंबद, इतना पसंद आया। ये थैच्ड हट मतलब जो जिसपे आप जो छत होती है, हट मतलब होता है कि भाई छोटी सी कोई कुटिया के ऊपर घास फूस से आपने चीज़ें बना दी, और वो ऐसे ही दिखता था। इतना पसंद आया कि इन्होंने जो मुगलों ने इसको यूज़ किया। इसके अलावा और भी मैं अगर आपको बताऊं कि अगर ये फतेहपुर सिकरी है, अकबर की फतेहपुर सिकरी, अकबर का इबादत खाना है, इतने सारे हमने नाम लिए, जोधा भाई का भी यहाँ पर एक अलग से इलाका बनाया गया। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जो गुजरात और मालवा, उसका आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर मिलता है। कैसे? ये देखिए, जो जैसे ये पिलर है उसके ऊपर सीधा ऐसे रख देते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये वाला स्ट्रक्चर रखा, ये वाला जो बता रहा हूँ। ये कहाँ से आया? ये गुजरात और मालवा से आया, राइट? तो एक इंटरब्लेंडिंग हो गई, मिक्सचर हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेडिशन की मिक्सिंग होनी चाहिए। जिस तरीके से आजकल लोग एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही ख़राब है। आप लोग अभी सीख रहे हैं, ध्यान रखिए, प्यार और मोहब्बत से सारी दुनिया चलती है। अगर द्वेष और गुस्सा है, इससे किसी का कोई फायदा आज तक नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जोधा भाई का पैलेस है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी, बहुत सारी पिक्चरों की इस वहाँ शूटिंग हुई है, और काफ़ी पिक्चरों में आप उसे देखते हैं कि कितना फेमस, इतनी बढ़िया चीज़ बना दी है मुगलों ने कि कुछ मत पूछिए। अब मैं आपको उसी ज़माने का चर्च के इलाके का बताता हूँ। चर्च देखिए, पहले चर्च क्या थे, वो थोड़े छोटे होते थे, भारी चीज़ों से बनाए जाते थे। हुआ ये कि 12वीं शताब्दी के आगे यहाँ पर फ्रांस से शुरुआत हुई। यहाँ पर जो चर्च बनाए गए वो एक तो हल्के बनाए गए और बड़े लंबे बनाए गए, यानी कि इनकी जो पीक थी, ये जो सर है ना इनका, एक तरीके से जो हमारे यहाँ मीनारें होती हैं वो मीनारें इन्होंने खड़ी की। और इस आर्किटेक्चर स्टाइल को कहा गया गोथिक स्टाइल है। इसमें क्या हुआ कि जो आर्चेस है, मतलब ये जो उठी हुई चीज़ें बड़ी पॉइंटेड थी, ऐसे ये पॉइंटेड आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं, एक तो पॉइंटेड थी। इसमें क्या था कि यहाँ पर जो ग्लास है, अंदर की तरफ दिखा रहा हूँ, ये जो ग्लास है पेंटेड ग्लास, स्टेन ग्लास, यानी कि इन पे कलर वाला लगाया गया।
जो भी चीज़ें थी यहाँ पर, ये देखिए सब बाइबल से ली गई है। बाइबल जो जैसे क्रिश्चियंस की कुरान या क्रिश्चियंस की गीता समझ लीजिए आप, और बहुत सारे यहाँ क्योंकि घंटियाँ बजती है, बेल टावर्स हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई। तो एक बेहतरीन आर्किटेक्चर का यहाँ पर समावेश हुआ। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है नोस्ट्रडेम पेरिस, बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट, इस गोथिक आर्किटेक्चर स्टाइल से बनाया हुआ, वास्तुकला से बनाया हुआ ये चर्च है। और ये 12वीं और 13वीं शताब्दी के दरमियान बनाया गया और बहुत ही शानदार चीज़ है ये। इसमें आग लग गई थी लेकिन अभी इसको ठीक किया गया है। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।